जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना परिवार ज्ञान गुरुकुल में। आज हम क्लास 10 के संपूर्ण मैथ का रिवीजन कराने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। देखिए बाबू, हम लोग पहला प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, यदि भाग एल्गोरिथम में, देखिए बाबू, जो भाग एल्गोरिथम विधि होता है, इसके सहायता से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। तो दिया है इसमें कि a बराबर बी क्यू प्लस आर में b का मान 4 है, q के मान 5 है और r का मान 1 है। तो a का मान क्या होगा? देखिए बाबू, इस प्रश्न में कुछ नहीं करना है। हम लोग जो जो दिया है उस मान को बैठाने का प्रयास करेंगे और a का मान क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ए के मान तो दिया नहीं है तो इसको जस के तस छोड़ देंगे। बी के मान दिया है 4। कितना दिया है बाबू? 4 दिया है तो 4 बैठा देंगे। गुना क्यू का मान 5 दिया है तो 5 बैठा देंगे, प्लस आर के मान 1 दिया है तो 1 बैठा देंगे। देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोग गुना करते हैं। तो 5 से 4 में गुना करेंगे तो 5 के 20 और 20 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 21। यानी ए के मान निकल गया बाबू 21। पहला प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा दशमलव प्रसार शांत होगा? देखिए बाबू, हम जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है क्या होता है? शांत होता है। शांत है कि नहीं है, इसका दो विधि है। एक तो आप भाग दीजिए और पूरी पूरी से जब कट जाएगा तो आपका शांत होगा। नहीं तो हम लोग इसको, हम जानते हैं क्या कि जो भी परिमेय संख्या होता है वो p बटा q के रूप में होता है। यानी ऊपर वाला को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाला को हम लोग हर कहते हैं। तो कोई भी दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है, इसको देखने के लिए हम हर को देखते हैं। किसको देखते हैं बाबू? हर को देखते हैं। अगर हर में 2 गुना 2 गुना 2, यानी हर में 2 दिखे, इसके पावर कुछ रहे जो भी रहे, या 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 रहे या 5 के कोई हर के रूप में रहे, 5 के स्क्वायर के रूप में कुछ रहे, या क्यूब के कुछ पावर के रूप में रहे, या 2 और 5 दोनों दिखे, तो हम लोग समझेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है। अगर इसके अलावा कुछ भी साथ में रहेगा तो दशमलव प्रसार शांत नहीं है। आइए पहला ऑप्शन देखते हैं। ऊपर 14 दिया है, उससे हमको मतलब नहीं है, नीचे देखेंगे हम लोग। तो इसमें देखिए 2 के अलावा क्या दे दिया है? 3, तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। यहाँ पर 5 तो है, अगर सिर्फ 5 रहता तो दशमलव प्रसार शांत हो जाता, लेकिन 5 के अलावा आपका 7 दिया है, इसलिए भी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें भी 2 है, अगर केवल 2 रहता या 2 के स्क्वायर के रूप में केवल रहता तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत हो जाता, लेकिन इसके साथ 3 के पावर में भी आ गया तो भी नहीं होगा। अब हम लोग लास्ट ऑप्शन डी देखते हैं। तो इसमें देखिए 2 के पावर 2 और 5 के पावर 3 है, आपका 2 और 5 दोनों मिल गया, तो आपका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए बाबू, इसमें आपका दे दिया है √10 और गुना √15। आप पूछ रहा है कि परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है कि प्राकृत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों, जब रूट के अंदर है तो हम लोग इसको पूरा एक ही साथ लिख सकते हैं, 10 गुना 15। क्यों? क्योंकि दोनों ही आपका रूट के अंदर ही हैं, इसलिए हम गुना करके एक साथ लिख दिए हैं। अब इसको हम थोड़ा तोड़ते हैं। तो अगर हम 10 को तोड़ेंगे तो 2 5 10 गुना, अगर हम 15 को तोड़ते हैं तो 3 5 15। देखिए बाबू, रूट के अंदर अगर किसी संख्या का अगर जोड़ा लग गया तो वो बाबू रूट से बाहर निकल जाएगा,
अगर जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि 5 का जोड़ा लग रहा है, तो जिसका बाबू जोड़ा लगता है वो कहाँ निकल जाता है, रूट के बाहर, और 2 के बदले में 1 बन के निकलता है। तो यहाँ पर 5 गुने 5 जो डबल है वो बाहर सिंगल बन के अकेले निकलेगा और अंदर रह जाएगा 2 गुना 3, 5 अंडर रूट 3 दूनी 6। तो देखिए बाबू ये आपका अपरिमेय संख्या मिल गया, ये आपका कौन संख्या मिल गया, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्योंकि कोई भी जो रूट वाली संख्या होती है वो आपका अपरिमेय संख्या होती है। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, कह रहा है कि रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। तो हम जानते हैं कि जो आपके बहुपद हो गए, बहुपद, तो बहुपद में सबसे अधिकतम घात के आधार पर हम लोग रैखिक, द्विघात, त्रिघात ये सब बहुपद का हम लोग निर्धारण करते हैं। तो अगर जिसका चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात अगर 1 हो तो इसको हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं। 2 हो तो द्विघात बहुपद, 3 हो तो त्रिघात, 4 हो तो चतुर्घात। इसके अलावा जितना घात वाला बहुपद होगा, यानी जितना उतना ही आपका क्या होगा, शून्यक भी होगा। बहुपद का चर के जो अधिकतम घात होते हैं उतना ही क्या होता है, बहुपद की संख्या भी, शून्यक की संख्या भी उतना ही होता है। तो इसमें कह रहा है कि रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद का जो घात होता है 1 होता है, तो शून्य की संख्या भी क्या होगा, 1 होगा। अगर पूछता कि द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितना होती है, द्विघात के आपका क्या होता है, 2 होता है। द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2 होता है, और त्रिघात के क्या होता है, 3 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बाबू ये आपका प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 कह रहा है कि शून्यकों का गुणनखंड है। तो देखिए बाबू आप लोग जब पढ़े होंगे इस पाठ को तो फार्मूला देखे होंगे, क्या क्या देखे, इसमें 2 फार्मूला होता है। एक होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद में बाबू शून्यकों की संख्या कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक को हम अल्फा मान लेते हैं, दूसरा को क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। तो कह रहा है कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, इसका जो मान होता है -b/a होता है। और जो शून्यकों का गुणनखंड होता है बाबू, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो इसी फार्मूला को हम लोग बैठा के शून्यकों का गुणनफल का हम लोग आंसर दे देंगे। तो इसमें ध्यान देंगे हम लोग बाबू, यहाँ यानी इस प्रश्न में देखिए x के साथ जो रहता है इसको हम लोग a बोलते हैं। तो इसके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो ये आपका 1 हो गया। एक्स स्क्वायर के साथ जो है x के साथ वाला के b हम लोग बोलते हैं, तो b बराबर 3 हो गया। और जो अचर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। तो आपका -4 हो गया। तो जो शून्यकों का जो गुणनखंड होता है बाबू c/a होता है। तो c के मान कितना है, -4। तो -4 हो जाएगा। और a का मान 1 है बाबू, कितना है, 1। तो -4/1 यानी क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं बाबू, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस द्विघात के शून्यक 3 एवं 4 हैं। ध्यान देंगे बाबू, शून्यक कह रहा है मतलब अल्फा का मान 3 है और बाबू बीटा का मान -10 है। तो इसमें कह रहा है कि
कौन सा द्विघात बहुपद है? तो जब बाबू अल्फा और बीटा का मान दे दे तो द्विघात बहुपद निकालने के बाबू फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला बाबू? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर जस्ट के 10 लिख देंगे माइनस अल्फा का मान बाबू दिया है 3, तो क्या बिठा देंगे 3 प्लस बीटा का मान दिया है -10 प्लस अल्फा का मान दिया है 3, बीटा का मान दिया है -10। अब देखिए बाबू एक्स स्क्वायर जस्ट के 10 माइनस, अभी ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे तो 3 के 3 यहाँ बाबू जब प्लस और माइनस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -10 प्लस यहां पर इसको भी जस्ट के 10 रखते हैं बाबू। अब ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर यहां पर हो गया माइनस, ठीक है। अब देखिए बाबू अगर 3 में से हम -10 को घटाएंगे तो मिल जाएगा -7 मिल जाएगा। यहां पर देखिए बाबू ये गुना होगा तो यहां पर 3 के साथ प्लस का चिन्ह है और 10 के साथ माइनस का चिन्ह है, तो जब हम माइनस गुना प्लस करते हैं तो हमें मिलता है बाबू माइनस। तो यहां आपका हो जाएगा माइनस का चिन्ह, तो 3 में 10 ले गुना करेंगे तो हो जाएगा 30। तो एक्स स्क्वायर यहां भी देखिए है माइनस माइनस, देखिए अगर माइनस और माइनस में गुना करते हैं तो क्या मिलता है बाबू? प्लस मिलता है। तो यहां हो जाएगा +7 एक्स माइनस 30 हो जाएगा। देखिए बाबू इसमें गलती से टाइपिंग हो गया है, ये आपका प्लस हो जाएगा। अब जाके आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या कितनी होती है? तो रैखिक समीकरण, तो रैखिक बहुपद कह लीजिए या रैखिक समीकरण कह लीजिए, घात की संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि बहुपद और समीकरण एक दूसरे से क्या है? एकदम समतुल्य ही है, सिर्फ बराबर के बाद 0 का अंतर होता है और कुछ नहीं होता है। अगर मान लीजिए हम 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लिख दिए तो ये आपका बहुपद हो जाएगा, और इसी के साथ में सिर्फ बराबर 0 कर देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे बाबू, कह रहा है कि x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0 के कितने हल होंगे? तो इसके लिए हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो आपका लिखा गया है ए एक्स प्लस, इसको a1 कर देते हैं, b1 प्लस c1 बराबर 0, और उसके बाद में a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये मान लीजिए आपका 2 समीकरण है। तो इसमें होता क्या है कि अगर कह रहा है कि कितने हल होंगे, इसके लिए आपका अगर a1 बाटे a2 बराबर नहीं, b1 बाटे b2 अगर ऐसे मिल गया तो इसका एक हल होगा, जिसको हम लोग अद्वितीय हल भी कहते हैं, ठीक है। अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो यहां पर आपका क्या होगा? अनेक हल होगा, जिसको अनगिनत हल कहेंगे, अनेक हल होगा। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2, तो यहां पर कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। तो इस प्रश्न में आपका दे दिया है बाबू, इसमें हम a1 मान लेंगे आपका 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। b1 मान लेंगे 2 है, यहाँ पर 2 है, y के साथ जो होता है वही होता है, क्या होता है? इसको अगर हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, तो समीकरण 1 में के जितना भी है, जैसे यहाँ पर है, इसको
A1 मान लेंगे, इसको B1 मान लेंगे, इसको C1 मान लेंगे। समीकरण 2 वाला में के इसको A2 मान लेंगे, इसको B2 मान लेंगे, इसको C2 मान लेंगे। ठीक है, तो C1 बराबर कितना है 3, A2 बराबर दिया है इसमें 3, B2 दे दिया है 6 और C2 दे दिया है 9। तो आइए हम लोग बिठा के देख लेते हैं इस साइड। A1 बटे A2 बराबर, तो A1 दिया है 1, A2 दिया है, B1 बटे B2 बराबर, तो B2 2 दिया है और B1 2 दिया है और B2 आपका दे दिया है 6, काट देंगे 6, 1 बटे 3। C1 बटे C2 बराबर देख लेते हैं, तो आपका दे दिया है 3, 3 बटे 9, 3 के 9 यानी 1 बटा 3। इसमें आपका A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। बाबू सब बराबर है, इसका मतलब कितना हल होगा, अनेक हल होगा। कितना हल होगा, अनेक हल होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनगिनत हल। देखिए बाबू, आप लोग का एग्जाम नजदीक आ गया है, तो इसलिए आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए। और ये देखिए अगला प्रश्न है, कह कि यदि रैखिक समीकरणों का युग में 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 एवं 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 है तो ये हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है कि अविरोधी हैं, विरोधी हैं, आश्रित हैं। तो ध्यान दीजिए बाबू, जिसका हल होता है वे आपका विरोध नहीं करेगा। हल कब होता है, आइए फिर से इस पर चर्चा करते हैं। तो A1 बाटे A2 बराबर नहीं B1 बाटे B2। तो इसका जो ग्राफ होता है बाबू प्रतिच्छेदी होता है। ठीक है, प्रतिच्छेदी होता है। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। इसका बाबू जो ग्राफ होता है वो एक दूसरे के संपाती होता है, माने एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, चढ़ा हुआ रहता है, एक दूसरे के ऊपर पूरा ओवरलैप रहता है। एक दूसरे के ऊपर क्या रहता है, ओवरलैप रहता है। अगला A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं C1 बटे C2। तो इसका जो ग्राफ होता है बाबू उस समानांतर होता है। अब आगे हम लोग ध्यान देंगे हल कब होगा कब हल नहीं होगा। तो अगर रेखाएं एक दूसरे को टच करेगी तो टच करने पर कुछ ना कुछ होगा, और जब टच करेगी तो हम लोग हल कहेंगे कि हल हुआ। जितना बार टच करेगी उतना बार हल होगा। देख लीजिए बाबू, इसमें एक बार टच कर रही है और एक बार टच के क्या हो जा रही है, निकल जा रही है, तो इसका एक हल हो जाएगा। ये देखिए ये पूरा एकदम सटले है एकदम, तो इसका क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा, अनेक हल। क्योंकि गिनते गिनते हम लोग थक जाएंगे कितना जगह टच किया है। या इसको हम लोग आश्रित भी कह सकते हैं, आश्रित। इसको देखिए बाबू, इसका रास्ता अलग है, इसका रास्ता अलग है, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। जब टच नहीं करेगा तो कुछ होगा नहीं, तो इसका हल क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब ध्यान दीजिए बाबू, अगर जिसका हल होगा वो आपका विरोध नहीं करेगा तो उसको हम लोग अविरोधी कहेंगे। अ का मतलब ना होता है नहीं विरोध करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अविरोधी कहते हैं। तो इसमें देखिए बाबू, ये आपका दो का आपका ये आपका अविरोधी हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि इसका हल हो गया, जब इसका हल हो जाएगा तो विरोध क्यों करेगा, तो विरोध नहीं करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, अविरोधी बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई विरोधी नहीं, कोई हल नहीं हुआ, तो ये हल नहीं होगा तो चिल्लाएगा, विरोध करेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विरोधी कहेंगे, विरोधी। अब आइए आगे देख लेते हैं। इसको पहला समीकरण मान लेंगे, इसको दूसरा समीकरण मान लेंगे। तो ये पहला समीकरण इसलिए इसको A1 हो जाएगा, A1 6 हो गया। नीचे लिख लेते हैं बाबू, A1 6 B1
-3, C1 10, A2 बराबर 2, B2 बराबर -1, C2 बराबर 9। अब करेंगे A1 बट्टे A2 बराबर लिख देंगे 6 बटा में 2 कट जाएगा 3 हो जाएगा, B1 बट्टा में B2 -3 -1 कट जाएगा, ये भी आपका 3 आ गया, C1 बट्टे C2 10 बट्टा 9 हो गया। देखिए बाबू इसमें A1 बट्टा में A2 बराबर हो रहा है B1 बट्टा में B2, लेकिन आगे देखिए बराबर नहीं हो रहा है C1 बट्टा में C2। अब आप ही लोग बताइए बाबू कि जब A1 बट्टे बराबर B1 बट्टे बराबर नहीं C1 बट्टा C2, तो ये आपका लास्ट वाला हो गया। तो इसमें क्या कोई हल हो रहा है? नहीं। जब हल नहीं होगा तो ये क्या करेगा? विरोध करेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विरोधी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका प्रश्न है बाबू 2x² माइनस 4x प्लस c बराबर 0। ठीक है बाबू, इसमें विवेचक पूछ रहा है जिसको हम लोग d बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? d का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac। इसमें d के मान क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए ये जो होता है बाबू a² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसी फॉर्मेट पे होता है। देखिए ये आपका x², तो ये भी आपका x², तो इसके साथ में जो होगा यानी a का मान कितना हो गया बाबू? 2 हो गया। देखिए x के साथ x है तो b के मान क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। देखिए c के सामने है तो c बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 6 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि d बराबर क्या होता है फॉर्मूला कि b² माइनस 4ac। देखिए तो पीला वाला दिखाई दे रहा है बोर्ड पे? सब दिख रहा है? ठीक है, देखिए देखेंगे बाबू b। देखिए यहां पर बाबू हम लोग b का मान बिठा देंगे, तो b के मान दिया है आपका -7, तो -7 इसका स्क्वायर कर देंगे, -4 गुना a के मान देखेंगे बाबू, a के मान दिया है 2, तो 2 बिठा देंगे, गुना c के मान कितना दिया है? 6 बिठा देंगे। जब हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। और जब माइनस को हम 2 बार गुना करते हैं तो ये क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। तो आपका माइनस प्लस हो गया, यहाँ माइनस के माइनस हो गया। अब देखेंगे बाबू यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 छक 48। देखिए बाबू 49 में से 48 घटेगा तो क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। मतलब डी के मान कितना मिल गया बाबू? 1 मिल गया। डी के मान कितना मिल गया? 1 मिल गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। द्विघात समीकरण 4x² माइनस 1 बराबर 0, इसमें कह रहा है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, यानी जो मूल होगा वो कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो इसमें हम लोग मूल जो है मूल का मान निकालने का प्रयास करेंगे। उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं। अगर x बराबर 0 आ जाता है तो जो आपका मूल की प्रकृति होगी वास्तविक और समान। अगर x बराबर नहीं, अगर x का मान बड़ा होता है 0 से तो वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। असमान। अगर x का मान छोटा हो जाता है 0 से तो आपका अवास्तविक हो जाएगा। अवास्तविक, इसका मतलब वास्तविक नहीं। तो हम x का मान निकालने का प्रयास करते हैं। तो 4x² माइनस 1 बराबर 0। तो सबसे पहले हम यहाँ x का मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो हम जानते हैं बाबू कि जिसका मान निकालना होता है उसको हम अकेले रखने का प्रयास करते हैं और उसके आसपास में जो भी अंक होगा उसको
बराबर के उस पर भेजने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हमें x का मान निकालना है, तो इसके बगल में आपका -1 है, इसको बराबर उस पर भेजेंगे तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x² बराबर 1। अब देखिए बाबू, हमें x का मान निकालना है, लेकिन इसके साथ में क्या है 4 है, तो इसको भी बराबर के उस पर भेजेंगे, और जब बराबर को उस पर भेजेंगे तो आपका गुना में है उस पर भागा में हो जाएगा, तो x² बराबर क्या हो जाएगा 1/4। हमें x का मान चाहिए, ये आपका क्या आ गया x² का मान आ गया x²। जब स्क्वायर को बराबर के उस पर भेजेंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो आपका बाबू हो गया x बराबर अंडर रूट 1/4। और जब हम 4 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा बाबू 2 गुना 2। तो बाबू हम जानते क्या हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी संख्या रूट के अंदर है तो कोई भी घर के अंदर बंद रहना नहीं चाहता है, तो जब ये संख्या रूट के अंदर है तो बाहर निकलने के लिए बेचैन रहेगी कि कब हम बाहर निकल जाएं। तो बाहर निकलने का क्या शर्त है कि अगर संख्या का जोड़ा लगता है तो उस संख्या रूट से बाहर निकल जाती है, तो 2 का आपका जोड़ा लग गया तो रूट से बाहर 1 बन के निकल जाएगा, तो x बराबर 1/2। देखिए जो बाबू x का मान आया वो आपका 1/2 आया, मतलब शून्य से थोड़ा अधिक आया। तो अगर शून्य से अधिक आता है यानी शून्य से बड़ा आता है तो वास्तविक तो होगा लेकिन बाबू असमान होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाबू, कह रहा है कि 9x² प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0, तो मूल वास्तविक और समान कह रहा है बाबू, क्या समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हम अभी अभी बताए हैं आपको कि मूल वास्तविक और समान कब होता है, जब x का मान कहिए या d के मान कहिए, d बराबर 0 कहिए, d बड़ा कहिए, d छोटा, यही तो उस समय बताए हैं, उस समय d की जगह x रख दिए थे। जब d का मान है, जब d का मान बराबर होता है शून्य के, तो आपका जो मूल वास्तविक और क्या होता है समान होता है। तो इसमें देखेंगे बाबू हम लोग तुलना करेंगे, हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए x² जो x² के आगे होता है इसको हम a बोलते हैं, तो a का मान कितना मिल गया 9, a का मान मिल गया 9। देखिए x है, यहाँ भी x है, तो इसके साथ वाला जो होता है उसको हम लोग b बोलते हैं, तो b के मान कितना निकल गया 6k, c के मान निकल गया आपका 4। हमें निकालना किसका मान है d, तो यहाँ पर लिखेंगे d बराबर 0, और d को हम लोग विवेचक भी बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो कुछ नहीं करेंगे, तो d जहां पर है यहाँ पर लिख देंगे b² माइनस 4ac बराबर 0। अब देखेंगे बाबू b का मान बिठा देंगे, b का मान कितना है 6k, 6k² माइनस 4, a के मान कितना है बाबू 9, 9, c के मान कितना है बाबू 4 बराबर 0। अब देखेंगे 6 का जब स्क्वायर करेंगे तब क्या हो जाएगा 36k² माइनस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 36 गुना 4 बराबर हो जाएगा 0। अब बाबू यहाँ ध्यान देंगे दोनों में आपका क्या है 36 कॉमन है, तो इसको हम 2 को इसको बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 36k² माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए जब 36 को बराबर को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा बाबू k² माइनस 4 बराबर 0/36। अब ध्यान देंगे बाबू आपका 0 में 36 से भाग देंगे तो उसका मान भी क्या आ जाएगा आपका
जीरो ही आ जाएगा। तो के स्क्वायर माइनस 4 बराबर जीरो। तो के स्क्वायर बराबर माइनस से बराबर उस पर जाएगा तो प्लस में जाएगा। अब के मान हमें निकालना है, तो स्क्वायर जब उधर भेजेंगे बराबर उस पर तो अंडर रूट हो जाता है, और जब बाबू अंडर रूट हटता है तो प्लस और माइनस का चिन्ह देता है। इसको आप तोड़िएगा तो हो जाएगा 2 गुना 2, तो इसका जोड़ा लग गया तो ये कहाँ निकल जाएगा, रूट के बाहर निकल जाएगा। तो के मान बाबू आ जाएगा प्लस माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं बाबू, कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 1, 5, 9 का सार्व अंतर है। तो बाबू हम लोग जानते हैं कि जो सार्व अंतर का जो फॉर्मूला होता है, सार्व अंतर बराबर A2 माइनस A1 होता है। तो बाबू हम इसमें पहला पद को A1 बोलते हैं, दूसरा पद को A2 बोलते हैं, तीसरा को A3 बोलते हैं। तो इसमें बाबू A2 का मान दे दिया है 5, तो 5 बिठा देंगे, माइनस A1 का मान दिया है 1, तो 1 बिठा देंगे। 5 में आपका 1 चल गया तो 4 बच गया, यानी डी बराबर कितना हो गया बाबू, 4 हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है बाबू कि यदि निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी में नहीं है, तो श्रेणी में होने के लिए क्या होता है बाबू कि सार्व अंतर का मान हर जगह समान होना चाहिए। और सार्व अंतर का हम लोग तो फॉर्मूला भी देखिए लिए हैं कि A2 माइनस क्या होता है, A1 होता है। आइए, और जो आपका जो श्रेणी में किसी भी संख्या का जो अंतर हो या रिपीटेशन हो समान होना चाहिए। तो देखिए बाबू, एक बढ़ रहा है, फिर एक बढ़ रहा है, फिर एक बढ़ रहा है, तो आपका श्रेणी में है। क्यों? क्योंकि इसके हर जगह क्या है, आपका सार्वंतर समान है। यहाँ देखेंगे बाबू, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हुआ, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हुआ, फिर 9 में 3 जोड़े तो 12 हुआ। तो ये आपका ये भी है, लेकिन हमें कौन देखना है कि कौन नहीं है। यहाँ देखिए बाबू, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़े 6, 6 में 2 जोड़े 8। इसमें भी हर जगह का आपका दूरी क्या है, समान है। इस भी है, कौन नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा क्या, नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ही सही हो जाएगा। 2 के स्क्वायर 2, 4 के स्क्वायर 2, 6 के स्क्वायर 2, 8 के स्क्वायर है। देखिए तो आपका 2 के स्क्वायर क्या होता है 4, 4 के स्क्वायर क्या होता है 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा 36। देखिए बहुत लंबा गैप हो जा रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे कह रहा है बाबू कि यदि समानांतर श्रेणी का 5वां पद 11 है, यानी A5 बराबर क्या है बाबू, 11 है। सार्व अंतर यानी डी कितना दिया है 2, तो इसमें A पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बाबू, A पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि जो A5 को हम लोग A प्लस 4D के भी रूप में लिख सकते हैं। A के हमें मान निकालना है, तो A को जस के तस रखेंगे। D के मान बाबू दे दिया है 2, तो D की जगह पर क्या करेंगे, 2 के मान बैठा देंगे। A प्लस 4 दूनी 8, हमें A के मान निकालना है, तो A को अकेले रखेंगे, 8 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। A बराबर क्या हो गया बाबू, 3 हो गया। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद, कौन पद बाबू, nवां पद 5 - 3 हो तो सार्व अंतर पूछ रहा है। सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है बाबू D बराबर A2 माइनस A1 है। अब देखिए बाबू, अब यहां से हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे, तो ये दे दिया है बाबू an बराबर 5 - 3n दे दिया है। तो जहां n है, अगर हम वहां पर 1 बिठाते हैं तो पहला पद निकलेगा, अगर वहां 2 बिठाते हैं तो दूसरा पद निकलेगा। तो 1 बराबर 5 - 3, अगर n के मान यहाँ 1 बिठाए हैं तो यहाँ भी n के मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 5 - 3 यानी A1 कितना निकल गया बाबू, 2 निकल गया। अगर आप A2 की बात कीजिएगा तो n की जगह पर क्या बिठा देंगे, 2 बिठा देंगे। तो 5 - 3 गुना 2, यानी 5 - 3 दूनी 6, यानी कितना हो गया, -1 हो गया। अब देखिए बाबू, A2 के मान कितना आया है बाबू, -1, और A1 के मान बाबू कितना आया है 2, यानी D के मान हो जाएगा -3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
देखिए बाबू कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 100 अनुपात 121 है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। अब बाबू यहां पर ध्यान देंगे, इसमें क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, कितना दे दिया है बाबू 100 अनुपात 121। अगर भुजा के अनुपात पूछेगा तो कुछ नहीं करना है बाबू, इसी को अंडर रूट कर देना है। तो इसको बाबू तोड़ देंगे 10 गुना 10 से, इसको बाबू तोड़ देंगे 11 गुना 11। हम जानते हैं बाबू कि अंडर रूट में अगर जोड़ा में रहता है तो बाहर निकल जाता है 1 बन के, ये भी जोड़ा है तो 1, यानी 10 अनुपात क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 7 अनुपात 11 के अनुपात में है तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है बाबू। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं कर रहा है, इसमें भुजा का अनुपात दे दिया है, संगत भुजा बराबर 7 अनुपात 11। अगर क्षेत्रफल के पूछेगा तो स्क्वायर कर देंगे बाबू, तो 7 का स्क्वायर अनुपात 11 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है और इसका 121। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे बाबू, कह रहा है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ये किसने भाई, तो थेल्स जी ने बोलते, किसने बोलते हैं, थेल्स। कह रहा है कि -6 -8 की कोटि। देखिए बाबू ये आपका निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है। हम लोग x को भुज बोलते हैं और y को कोटि बोलते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि x और y किसे बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई आपका बिंदु है 3 और 5 मान लीजिए कोई है, तो इसमें हम लोग पहला को x बोलते हैं, दूसरा को क्या बोलते हैं y। यानी इसमें आपका -6x है और -8y है। इसमें पूछ रहा है कोटि, कोटि तो हम लोग y को कोटि बोलते हैं, तो y के मान कितना दिया है -8। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय में है। ये बाबू इससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इसको हम लोग y अक्ष बोलते हैं, इसको हम लोग x अक्ष बोलते हैं। जब x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जहां काटते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं बाबू, मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु। जब एक दूसरे को काटते हैं तो ये जो आपका समतल होता है वो 4 भागों में बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग इसको चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। अब ध्यान देंगे बाबू, इसमें बाबू x में एक और प्लस वाला होता है तो इसको x बोलते हैं, तो इसको x डैश होता है माइनस वाला होता है। उसी प्रकार y में भी एक और प्लस वाला होता है, एक और क्या होता है आपका बाबू माइनस वाला होता है। देखिए बाबू हम किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले x निर्देशांक किसे लिखते हैं भाई, तो निर्देशांक के लिए बाबू आपका होता है x, y, यानी सबसे पहले x लिखते हैं, उसके बाद किसको लिखते हैं, y को लिखते हैं। तो इसमें अगर हमें निर्देशांक लिखना होगा पहला चतुर्थांश के, इसमें देखिए प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और y भी देख लीजिए क्या है प्लस है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। अगर 2 के बाद कीजिएगा तो पहले x पे चलते हैं, तो x में आपका माइनस है और y में क्या है प्लस है। इसमें बाबू दोनों माइनस ही माइनस है। इसमें देखिए बाबू सबसे पहले प्लस होगा, उसके बाद में क्या होगा माइनस होगा। तो आइए हम इसमें देख लेते हैं कि कह रहा है कौन सा दूसरा में होगा। तो दूसरा में होने के लिए पहला का माइनस, दूसरा का क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए। तो देखिए ये दोनों प्लस है, ये होगा नहीं होगा। इसमें देखिए पहले का माइनस दूसरा का क्या है प्लस, ये आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए बाबू कह रहा है कि y अक्ष से दूरी, अब इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए बाबू ये आपका x अक्ष है, तो अगर कहेगा x अक्ष से दूरी तो कहेगा x अक्ष से दूरी, इसका मतलब क्या y का मान, तो हम लोग कोटि भी बोलते हैं। अगर कहेगा बाबू y अक्ष से दूरी, इसका मान x का मान है, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, भुज बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए
कह रहा है कि वाई अक्ष, यही ना वाई अक्ष है, तो कह रहा है इससे दूरी, तो इससे दूर है, तो इससे दूर इधर कौन अक्ष बन रहा है, एक्स ही बन रहा है, जितना दूर होगा उतना एक्स पे जाएगा दूर, तो ये आपका होता है एक्स, ये आपका क्या होता है वाई, तो एक्स का मान आपका क्या हो जाएगा 12, यानी एक्स अक्ष से जो बिंदु दूर होगा वो कितना होगा 12। देखिए बाबू, इसमें कह रहा है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा, इसमें कह रहा है बाबू कि थीटा बराबर कितना बिठा देना है आपको 45 बिठा देना है, तो यहाँ कहिएगा कि tan 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो हम जानते हैं कि tan 45 का भी मान एक होता है और कोट 45 का भी मान क्या होता है एक है, बीच में जोड़ के चिन्ह है तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, दोनों का मान क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा जोड़ने पर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बाबू, कह रहा है कि साइन 45 प्लस कॉस 45 इसका मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है और इसका भी मान 1 क्या होता है √2 होता है। अगर दोनों को हम एलसीएम लेते हैं तो √2 हो जाएगा, √2 से 2 में भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा और 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस इसमें भी √2 से √2 में भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी आपका क्या हो गया 2 √2 हो गया। अब ध्यान दीजिए बाबू, अगर हम 2 का परिमेयकरण करते हैं तब का यहाँ भी √2 यहाँ भी √2 हो जाएगा, ठीक है। इससे अच्छा है कि हम इसे काट लेते हैं। देखिए जो आपका 2 होता है तो ये √ के अंदर कैसे होगा, तो 2 गुना 2, तो हम 2 के बदला में 1 आया है तो इसको हम √2 गुना √2 भी बोल सकते हैं। तो 2 के बदले में हम इसको √2 गुना √2 गुना √2 बोल देंगे, यहाँ पर आप क्या हो जाएगा √2, एगो से वो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा √2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा, कह रहा है कि अल्फा और बीटा दोनों का मान कितना हो गया है 60, तो बिठा देंगे भाई कॉस 60 में से 60 घटा देंगे, तो जब 60 में से 60 पूरा पूरा चल जाए तो क्या बचेगा 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है बाबू 1 होता है, कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है। अगला प्रश्न है बाबू, कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण है, जैसे मान लीजिए ये मीनार है तो इसको हम लोग पाद बिंदु बोलते हैं, इसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू शीर्ष बिंदु, शीर्ष। तो कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूर, पाद बिंदु ये हो गया तो इससे 10 सेंटीमीटर दूर आपका कोई व्यक्ति है और यहां से क्या कर रहा है इस शीर्ष को देख रहा है तो कुछ ना कुछ डिग्री का कोण बनेगा, अगर नीचे से हम ऊपर देखते हैं तो उसको उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका 60 डिग्री पर देख रहा है, तब कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी यहां से लेकर यहां यानी कितना ऊंचा है मीनार, इसको आप ज्ञात कीजिए। तो इसको हम क्या मान लेंगे एच मान लेंगे, ठीक है। देखिए अगर इसको आप ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री के कोण यानी आपका समकोण त्रिभुज की रचना हो गया। तो जब समकोण त्रिभुज की रचना हो गया तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे tan थीटा बराबर, जो tan थीटा क्या होता है भाई, तो कहिएगा कि लंब बाटा में क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, तो थीटा, तो थीटा की जगह कितना है भाई 60 है, तो कहिएगा tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब आपका नहीं दिया था निकालना है, आधार कितना दिया है 10, तो इसका हम लोग मान लिख देंगे √3
बराबर इंच बटा में क्या हो जाएगा 10। देखिए इसका कुछ मान नहीं है, तो तीसरा तीसरी क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो इंच बराबर हो जाएगा बाबू 10√3, मीटर में है तो आपका मीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला कह रहा है बाबू, कह रहा है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई से 3 गुनी है। मान लीजिए ये आपका कोई मीनार है, तो इसका कह रहा है, कह रहा है कि स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई से यानी है 1 है, तो ये आपका क्या है, √3 है। तो ये कह रहा है कि यहाँ कितना डिग्री के होगा, तो आप जानते हैं अभी tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब है, लंब बटा आधार। तो थीटा के सामने वाला हम लोग लंब बोलते हैं और नीचे वाला क्या बोलते हैं हम लोग, आधार बोलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1/√3 tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हम जानते हैं कि जो 1/√3 है वो tan कितना का मान है, तो tan 30 का मान है। tan खत्म हो गया, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण का संबंध क्या होता है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। कह रहा है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या, जैसे मान लीजिए बाबू ये आपका बाबू ये आपका वृत्त है, तो मान लीजिए हम कहीं से बाह्य बिंदु ले लेंगे, तो इस पे हम स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है कि छू के निकल जाना। तो किसी भी कोई भी मान लीजिए वृत्त हो, कहीं भी आप बाह्य बिंदु ले लीजिए, आप केवल केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितना खींच सकते हैं, 2। आगे कह रहा है बाबू कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा, मान लीजिए ये वृत्त है, इस पे आप जो स्पर्श रेखा खींचे हैं इसकी लंबाई क्या होता है, आपका समान होता है। क्या होता है बाबू, समान होता है। कह रहा है वृत्त के केंद्र पर बना कोण, बाबू वृत्त के जो केंद्र होता है उस पर आपका 360 डिग्री के कोण बनता है। केंद्र पर कितना के, 360 के। अगर अर्धवृत्त कह देगा, अर्धवृत्त 180। आगे देखिए, कह रहा है बाबू सभी वृत्त होते हैं, देखिए सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं। देखिए सर्वांगसम में क्या होता है, समरूप में क्या होता है। सर्वांगसम में क्या होता है कि जो आकृति हो एवं माप दोनों समान होना चाहिए, और समरूप में क्या होना चाहिए कि रूप एक जैसा होना चाहिए, रूप एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ कह रहा है वृत्त, तो मान लीजिए कोई वृत्त जिसका त्रिज्या मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, और कोई वृत्त मान लीजिए जिसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों का त्रिज्या अलग अलग है लेकिन रूप एक जैसा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सम रूप। लेकिन यही कहता कि 5 सेंटीमीटर के 2 वृत्त हैं, दोनों आपस में क्या होंगे, तो ये सर्वांगसम हो जाते, क्योंकि आकृति भी एक जैसा है और इसका जो त्रिज्या है वो भी आपस में क्या है, बराबर हैं। लेकिन कह रहा है कि सभी वृत्त, कोई भी वृत्त है उसमें त्रिज्या को डिफाइन नहीं किया गया है, तो ये आपके आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, केवल रूप मिल रहा है एक जैसा। अगला देखिए बाबू, अंतः स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है। देखिए बाबू कह रहा है कि मान लीजिए 2 वृत्त है, एक ये और एक ये, थोड़ा साइज बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं है। कह रहा है कि अंतः स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों की कितनी स्पर्श रेखाएं होगी। देखिए बाबू, तो इसका भी 2 हो जाएगा। एगो मान ली
देखिए इसको नहीं है, ये आपका यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ हो जाएगा। दो करेंगे, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 5:7 है। परिधि का अनुपात देखिए, किसी का परिधि का अनुपात क्या होता है? परिधि का अनुपात 2πr1 और 2πr2। मान लीजिए आपका दो वृत्त है, ठीक है, इसका मान लीजिए त्रिज्या r1 है, इसका r2 है, तब परिधि भी आपका हो जाएगा 2πr1 और 2πr2। तो इसमें 2π और 2π पूरा पूरा कट जाता है, तो जो बचता है वो सिर्फ क्या बचता है? त्रिज्या बचता है। यानी आपका r1 आपका हो जाएगा 5 और r2 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब आप कहिएगा क्षेत्रफल का अनुपात है, तो पाई आर r1 स्क्वायर बटा में पाई आर r2 के स्क्वायर, इसमें पाई पाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी जो त्रिज्या है उसका हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। यानी जो त्रिज्या है 5 7, तो 5 बटा में 7 के स्क्वायर कर देंगे, तो 5 5 25, 7 7 49। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग इतना लंबा नहीं बनाएंगे, जब ये ऑब्जेक्टिव और 1 नंबर में आएगा तो इस प्रश्न के लिए हम सीधा याद रखेंगे कि परिधि के अनुपात कहे, परिधि या त्रिज्या का अनुपात कहे। त्रिज्या का अनुपात दोनों एक ही अनुपात होता है। मान लीजिए दिया है कितना? 5:7। अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो डायरेक्ट हम इसका स्क्वायर कर देंगे बाबू। क्या कर देंगे? डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे। 25:49। अगला प्रश्न देखिए बाबू, कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात, फिर वही प्रश्न है, उसमें परिधि बोला था, इसमें त्रिज्या बोला है, तो हम डायरेक्ट कर देंगे। क्षेत्रफल कह रहा है तो स्क्वायर कर देंगे। 5 के स्क्वायर अनुपात 7 के स्क्वायर, 5 के हो जाएगा 25 अनुपात 49। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाबू कह रहा है कि यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा? तो हम जानते हैं कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr² होता है। ठीक है, आपका दिया है आपका तो कितना? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका होगा 2 गुना 22/7 गुना r²। ठीक है, अब देखिए बाबू, हमें r का मान निकालना है, तो इसको जस के तस रखेंगे, तो r² बराबर 308 इधर लाएंगे गुना, ये आपका गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, और ये हो जाएगा इस 7 भागा में, तो इधर जाएगा तो गुना में, और 21 क्या हो जाएगा आपका? भागा में। अब देखते हैं बाबू, 2 से कटाते हैं, तो 1 10 हो गया 5, ये हो गया आपका 4। ठीक है, फिर कटाने का प्रयास करते हैं 2 से 11 बार में, इसको कटाते हैं तो हो जाएगा आपका 7 7। बाबू 11 से काट देंगे 7 बार में, तो अब हो गया r² 7 गुना 7। तो हमें r का मान निकलना है, तो जो स्क्वायर है बराबर उस पर अंडर रूट में जाएगा, और 7 गुना 7 यानी संख्या का जोड़ा लग रहा है, तो 7 कहाँ निकल जाएगा बाबू? बाहर निकल जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी 7 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न बाबू कह रहा है कि अर्ध गोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल कितना होता है? तो बाबू इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 3πr² होता है, और वक्र पृष्ठ का 2πr² होता है। ये जो आपका πr² है, ये आपका किसका है? वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त के क्षेत्रफल। ये जो आपका है 4πr², ये आपका गोला का, पूरा गोला का है, गोले का क्षेत्रफल दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू,
कह रहा है बाबू यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी हो जाए तो उसके आयतन क्या हो जाएगा। तो आप देखिए बाबू, आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यू, यही गोला का आयतन होता है। तो देखिए बाबू, इसमें इससे हमको मतलब नहीं है। कह रहा है त्रिज्या के बारे में बात कर रहा है, तो हम त्रिज्या पे ध्यान देंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे। जब त्रिज्या पे ध्यान देंगे तो कह रहा है कि त्रिज्या दोगुना, मान लीजिए एक से क्या हो गया, 2 हो गया। तो त्रिज्या कह रहा है तो इसको हम 2 करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे, यानी कितना हो गया 8, यानी कितना हो जाएगा 8 गुनी हो जाएगा। आगे देखते हैं बाबू, कह रहा है कि वर्ग अंतराल इतना 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 का बहुलक क्या होगा। तो बाबू बहुलक क्या होता है, बहुलक, तो बहुलक बाबू वही होता है जो सबसे अधिक बार आया हो, जो सबसे अधिक बार आया हो उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। तो देखिए बाबू, इसको थोड़ा गिनने में दिक्कत होगी, इसलिए आप इसको अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। मान लीजिए 8 लिख दिए, 8 एक बार काट दीजिए इसको, अब कहीं 8 नहीं है, अब 7 दिख रहा है, 7 देखिए एक बार 2 बार, तो 2 बार लिख दिए 7। 9 है 1 2, तो 9 को भी लिख दिए। अब 3 को लिखते हैं, 3 आपका एक बार है, 4 एक बार है, 5 को देखिए एक बार 2 बार 3 बार, यानी 5 कितना बार है, 3 बार आया है, यानी सबसे अधिक 5 आया है, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आगे देखते हैं बाबू, कह रहा है कि वर्ग अंतराल ए बी का वर्ग चिन्ह क्या होगा। देखिए बाबू, जो वर्ग अंतराल का जो फॉर्मूला होता है वो दोनों के जोड़ के 2 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे देखते हैं बाबू, मिलान चिन्ह कह रहा है। देखिए बाबू, ये थोड़ा ऑप्शन प्रिंटिंग करने में थोड़ा गड़बड़ा गया है। तो जो मिलान चिन्ह कह रहा है 15, तो आपको तो बता देता है कि जो मिलान चिन्ह कैसे होता है, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 1 2 3, 4 के लिए होता है 1 2 3 4 को पाई दे दीजिए, 5 के लिए क्या होता है बाबू 1 2 3 4 और उसको तिरछा काट दीजिए, तो आपका हो गया 5। 6 के लिए कीजिएगा तो 1 2 3 4 काट दीजिएगा तो 5 5 1 6। 7 के लिए 1 2 3 4 5, 5 में 2 जोड़ दीजिए 7, तो ये आपका 16 कह रहा है। तब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 10, 1 2 3 4 5, 5 10 15, 15 में 1 जोड़ दीजिए 16, यानी इसका हो जाएगा चलिए यही आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं बाबू, कह रहा है कि 13 और 19 का समांतर माध्य क्या होगा। तो बाबू समांतर माध्य निकालने के लिए दोनों को जोड़ दीजिए, इसको ए और इसको बी मानते हैं तो दोनों को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी बटा में क्या होता है 2 होता है, तो जोड़ देंगे 13 प्लस में क्या होगा 19 बटा में 2, जोड़ेंगे 9 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 और 2 1 1 2 2 1 3, 2 से भाग देंगे 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं बाबू, निश्चित घटना की प्रायिकता। देखिए बाबू, अगर निश्चित घटना बात करेगा तो निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होता है 1 होता है। निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होता है 1 होता है। निश्चित घटना किससे कहेंगे, तो वैसी घटना जिसे घटित होने की संभावना हो, जिसे हम बोलें कि एक पासा है, एक पासा में 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम जानते हैं कि जो पासा होता है उस पर आपका अंक होता है 1 2 3 4 5 6, यानी हम बोले 5 आने की, तो इस पासा में 5 है तो कभी ना कभी आएगा ही, इसका घटित होने की संभावना क्या है निश्चित है। लेकिन कहेंगे कि इस पासा को फेंकने पर 8 आ जाए 9 आ जाए 11 आ जाए, कहां से आएगा, इसमें है, तो उसको हम लोग अनिश्चित घटना कहेंगे। और अनिश्चित घटना का मान 0 होता है। और मान लीजिए अगर कोई घटना घटित हुआ उसको हम लोग पी कहेंगे, प्लस जो घटना नहीं घटित हुआ उसको पी नॉट ई कहेंगे। ये दोनों को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है 1 प्राप्त होता है। ये आपका क्या है फॉर्मूला है बाबू। आगे देखिए आ ही गया, यदि ई कोई घटना हो तो पीई प्लस पी नहीं ई का मान क्या होगा। तो अभी बताएं बाबू क्या होता है 1 होता है,
पीई प्लस पी नहीं ई बराबर क्या होता है बाबू 1 होता है। आगे कह रहा है बाबू कि एक पासा को फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता। तो ध्यान दीजिए बाबू हम लोग प्रायिकता कैसे निकालते हैं। तो आपका प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं करना है बाबू, प्रायिकता बराबर जो पूछेगा उसको ऊपर लिख देंगे कुल को हम लोग नीचे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि नहीं समझे ये समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पासा फेंकेगा तो क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6। ठीक है, इसमें कुल यानी टोटल कितना घटना घटित हो सकता है, तो 6 1 2 3 4 5 6। तो कुल यानी 6 को कहाँ लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। कह रहे कि जो पूछेगा क्या पूछ रहा है, 3 के बारे में नो जी। तो 3 बाबू कितना है, मात्र एक जगह 3 है तो एक ही बार नो आएगा जी। तो 1 बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। आज हम आप लोग के समक्ष संपूर्ण पूरा आपका मैथ का एनालिसिस करा दिए, पूरा आपका रिवीजन करा दिए। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। धन्यवाद।